अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया में क़याम अमन की दुआ के बाद थोड़ा सा मज़ीद हिस्सा 97 पेज से आगे हम उसे जारी रखते हैं। ये कुएं का गड्ढा पानी तक पहुंच चुका था और उस वक्त इसमें चक उतारा जा रहा था। ये एक तकरीब बाकायदा होती थी देहातों में, कुएं का गड्ढा जो है वो खोदने की और पानी निकालने की। तो इसको इन्होंने वजाहत के साथ बयान किया और उसके साथ ताल्लुक़ है जो गांव के लोगों से। ज़ाहिर है पानी है और पानी से ही गांव बसता है, गांव चलता है, ज़िंदगियां चलती हैं। तो ये पुरानी तकरीब एजाज़ के जहन में बचपन के वक्त से महफूज थी। आखिरी बार जब उसने चक कुएं में उतरते हुए देखा तो उस वक्त वो 10 या 11 बरस का रहा होगा। कबीर सिंह वाले में कुआं खोदा जा रहा था और वो स्कूल से वापस आकर सीधा वहाँ पर पहुँच जाया करता और झुटपुटा हुए तक वहीं बैठा किसानों को ज़मीन के अंदर से मिट्टी निकालते और गड्ढे को गहरा होते हुए देखता रहता। कुआं खोदना हुनरमंदी का काम था। इर्द गिर्द के 12 गांव के अंदर सबसे बड़ा माहिर कबीरे का बलबीर सिंह था। जिस गांव में कुएं की खुदाई करना होती वहाँ बलबीर सिंह को ले जाया जाता। सबसे पहले वो मकाम का इंतखाब करता था। वो बूढ़ा सिख ज़मीन का ऐसा भेदी था कि एक कुदाल मार कर बता देता पानी किस गहराई पर निकलेगा। वो पानी की खसलत तक से वाकिफ़ था। खारा है, वो गीली मिट्टी को सूंघ कर कहता। देसी कमाद हो जाएगा पर रसदार ना होगा। फुट्टी भी निकल आएगी, अनाज के लायक नहीं। अनाज बोने के ख्वाहिशमंद ज़मींदार बलबीर सिंह के पीछे अगले मकाम की तलाश में चल पड़ते। रकबा तो ख़त्म होने को है बलबीर सिंह जी, वो तफक्कुर से कहते। अपने रब पे भरोसा कर, कदम कदम पर उसके करिश्मे हैं। रकबे के अंदर सच्चा पानी मिल भी जाएगा? ज़मींदार पूछता। ज़मीन के खेल आसमान के खेल से दुगने हैं बापे। मरले मरले के नीचे अलग अलग नाला बहता है, कोई कड़वा, कोई कसीला, कोई मीठा। आपस में मिलते जुलते नहीं, सबके अपने अपने रास्ते हैं, अपनी अपनी चाल। जैसे मेरी चाल अलग और तेरी चाल अलग, दोनों मिल भी जाएं मगर खसलत एक नहीं हो सकती। बलबीर सिंह का कौल पूरा उतरने वाला था। जिस जगह पे वो कुदाल रख देता वहीं पे दायरा खींचकर खुदाई शुरू कर दी जाती। खुदाई ज़मीन पर गड्ढा निकालने वालों का काम नहीं था, उसके अलग कारीगर थे जो अमूमन बलबीर सिंह के साथ जगह जगह चलते थे। गड्ढे का कुतर, उसकी दीवारों का अमूद और उनकी गोलाई, हर लम्हे ये बातें ध्यान में रखी जाती थी। मजबूत रस्सियों से बंधी बड़ी बड़ी बाल्टियाँ चारों जानिब से लटकाई जाती और मिट्टी से भरी हुई ऊपर खींच ली जाती थी। इनकी मिट्टी आसपास के खेतों में फैला दी जाती थी। बलबीर सिंह हाथ में शीशम की चम्मक पकड़े हर दम गहरे होते हुए गड्ढे के गिरता गिर्द चक्कर लगाता। उकाब की सी नज़र हर कुदाले पर जमाए ज़मीन के हर धारे की मिट्टी के मुताबिक हिदायत देता हुआ दिन भर घूमता रहता। एक धारा रेतीली मिट्टी का होता तो अगला चिकनी मिट्टी का और उससे आगे भुरभुरी गाची की शक्ल का निकलता। खोदिए हर धारे की सख्ती और नरमी को जांच कर कुदाल लगाते कि कहीं पे हाथ हिसाब से कम या ज़्यादा भारी न पड़े कि गोलाई में फ़र्क आ जाए। हत्ता कि खोदते खोदते तह से कीचड़ निकलने लगता जो बतदरीज पतला होता जाता। जब गदले पानी की लहर चढ़ती तो बाल्टी भर ऊपर खींचा जाता, फिर बारीक मलमल के टुकड़े को दोहरा चोहरा करके उस पानी को छाना जाता। सबसे पहले बलबीर सिंह साफ पानी का घूंट भरकर मुंह में खंगालता। कुएं के मालकान के अलावा गांव के सब लोग जिन्हें पानी निकलने की खबर पहुंच चुकी होती, ये देखने के लिए दम साधे खड़े होते कि बलबीर सिंह पानी को थूकता है या कि निकल जाता है। जैसे ही घूंट बलबीर सिंह के हलक से उतरता, हुजूम से एक फलक शगाफ नारा बुलंद होता और सच्चा पानी
مالکان کو مبارکبادیں ملتی، بلبیر سنگھ کی پیٹھ ٹھونکی جاتی، زمین کی گود میں وہ گول گڑھا کنویں میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ اب کھدائی کا کام روک کر چک اتارنے کا مرحلہ آتا۔ جس روز کنویں کی کھدائی کا کام شروع ہوتا تھا اسی دن گاؤں کے ترخان تناور درخت کاٹ کر ان کی چھلائی اور ٹھکائی میں لگ جاتے تھے۔ چک کے لیے صرف کالی ٹالی کی لکڑی استعمال میں لائی جاتی تھی، جس پر پانی کا کیڑا مار نہ کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ موٹے تنوں کی ضرورت پڑتی تھی جن کے اندر سے لکڑی کے ٹکڑے کمان کی شکل میں کاٹے جاتے تھے تاکہ چک کی گولائی میں فرق نہ آنے پائے۔ پھر ان ٹکڑوں کو سریش اور کیلوں، کانٹوں اور پیچوں کی مدد سے ایک منو بھاری چکر کی شکل میں جوڑا جاتا تھا۔ کنویں کے اندر رکھنے سے پہلے چک کے لیے زمین تیار کی جاتی تھی۔ کنویں کی گولائی کے ساتھ ساتھ چکنی مٹی جس کے ڈھیر اوپر کھیتوں میں لگے ہوتے تھے ٹوکریوں میں بھر بھر کر پھینکی جاتی تھی، جو دیواروں کے دامن میں ڈھیر ہوتی جاتی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ لکڑی کے چوڑے تختوں کی مدد سے جن پر کھڑے ہو کر چار کھودی مزدور کودتے تھے، اس مٹی کو اچھی طرح سے کوٹا جاتا تھا، حتیٰ کہ چک کی چوڑائی کے برابر ایک گول تھڑی تیار ہو جاتی تھی۔ پھر اس کے اوپر چک رکھا جاتا جو ایسی نہنا کا کام دیتا ایسی نہنا کا کام دیتا جہاں سے اینٹوں کی گول چنائی اٹھائی جاتی تھی۔ جب تھڑی تیار ہو جاتی تو گاؤں سے چک کا جلوس چلتا تھا، اسے 2 بیلوں والی کھلی گاڑی پر لادا جاتا اور ساتھ گاؤں بھر کی عورتوں، مردوں اور بچوں کا ہجوم روانہ ہوتا۔ کنویں کے منہ پر پہنچ کر مجمع ایک گول دائرے کی شکل میں کنویں کے کناروں پر جمع ہو جاتا۔ چک کے چاروں جانب 10-12 جگہوں پر موٹے موٹے مضبوط رسے باندھے جاتے۔ ہر ایک رسے کو 15-20 جوان تھامے ہوئے ہوتے تھے جو ایک ساتھ رسوں کو ہاتھوں کے بیچ سے انچ سرکاتے ہوئے چک کو اس طور کنویں میں اتارتے تھے کہ اس کی کوئی ایک جانب بھی دوسری جانب سے اونچی یا نیچی ہونے نہ پاتی تھی۔ جب چک مٹی کی تھڑی پر جم جاتا تھا تو رسوں والے ہاتھوں سے رسے چھوڑ دیتے تھے۔ مجمع پر کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا جاتی۔ عورتیں آدھا منہ ڈھانپ کر چپکے رونے لگتی تھیں۔ جب کنویں کی آدھی اونچائی ایک اینٹوں کی چنائی ہو جاتی تو پھر ٹوبے اپنے کام شروع کرتے۔ اعجاز نے یاد کیا کہ جب وہ چھوٹا سا تھا تو ٹوبے اس کے لیے دنیا کے انتہائی پراسرار لوگ ہوتے تھے۔ یہاں پر یہ ٹوبے مگر کبیرے میں ڈوبے کہلاتے تھے۔ ان میں سے کوئی اپنی ناک پر پٹکا باندھ کر اور کوئی صرف انگلیوں میں ناک کو داب کر ڈبکی لگاتا اور اتنی دیر تک پانی میں ڈوبا رہتا کہ جی گھبرانے لگتا تھا۔ جب وہ اوپر آتے تو بالٹیوں میں مختلف رنگوں کی کیچڑ نما مٹی اور ریت بھر کے لاتے تھے، گویا گدے پانی کی تہہ میں سرنگ لگا رہے ہوں۔ اس طرح کبھی چند ہی گھنٹے اور کبھی 2 دن تک مصروف رہنے کے بعد وہ زیر زمین بہتے ہوئے صاف پانی کے دھارے تک پہنچ جاتے۔ اس ذخیرے سے پھر پانی تہہ در تہہ ریت کی چھلنی سے چھن کر شفاف شکل میں کنویں کے اندر چڑھتا آتا تھا اور اپنے زور کی نسبت سے ایک مقام پر ہموار ہو کر ٹھہر جاتا تھا۔ سالوں پہلے کا وہ منظر اب اس شام کو اعجاز کی آنکھوں کے سامنے ایسے ہو بہو دہرایا جا رہا تھا کہ کچھ وقت کے لیے گویا وہ بنفس نفیس ماضی کے اس پرانے مقام پر پہنچ گیا اور اس کے ذہن سے یہ بات یکسر محو ہو گئی کہ ان 2 مناظر کے بیچ ایک لمبے عرصے کا وقفہ ہی نہیں بلکہ 2 ملکوں کی حدود کا رکھنا بھی پڑتا تھا۔ کنویں کے منہ پر لوگوں کا ٹھٹ لگا تھا۔ سرفراز آگے نکل کے ہجوم میں گھس گیا تھا اور پاؤں کے بل گھٹنے جوڑے عین کنارے پر بیٹھا تھا۔ اعجاز کو یوں لگا جیسے 16 سال پیچھے وہ خود اس بچے کی جگہ پر بیٹھا کنویں کے اندر چک کو اترتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔
परली जानिब बलबीर सिंह की जगह उस गांव का एक बूढ़ा हाथ में लंबी सी सोंटी पकड़े कड़ी आवाज़ में रास्ते वालों को हिदायत दे रहा था। एजाज के देखते ही देखते चक चिकनी मट्टी की गादी पर जम कर बैठ गया और रस्से हाथों से छूटकर कुएं के अंदर जा पड़े। देखने वालों के ऊपर वक्ती तौर पर एक सन्नाटा छा गया। मर्द भरी भरी मुतमईन नज़रों से कुएं के अंदर झांकने लगे। कुछ बूढ़ी औरतें अपनी चादरों से आँखों के आंसू पोंछने लगीं। फिर यकायक मजमे के अंदर एक गुलगुला बुलंद हुआ। सब आवाज़ें मर्दों की थीं, साथ ही ढोल पर मेले की थाप पड़ी। चंद नौजवान किसानों ने बाजू हवा में उठाए और ढोल के इर्द गिर्द घूमते हुए सर नहवाड़े, बालों के लंबे पट्टे झटकते हुए बदन लहरा लहरा कर नाचने लगे। उधर से एक बैलगाड़ी गुड़ वाले चावलों की देग लेकर आ पहुंची। मट्टी के प्यालों में सौंफ की खुशबू वाले चावल खोदियों, टोबों, राजमजदूरों, चक उतारने वालों, बच्चों और दीगर लोगों में तकसीम किए गए। ढोल की थाप तेज़ हो गई और जवानों ने नाच नाच कर गर्दो गुबार का बादल उठा दिया। औरतें कुछ देर तक उन्हें देखती रहीं, फिर बच्चों को लेकर दो दो चार चार की टोलियों में वापस अपने घरों को चल दी। चलो, एजाज ने सरफराज के कंधे पर हाथ रखकर कहा। कुएं के छोटे से टीले से उतरकर दोनों कच्ची सड़क पर पहुंचे और वापस घर के रास्ते पर हो लिए। ढोल की धमक दूर तक उनका पीछा करती रही। धूप का रंग बदलकर जर्द होता जा रहा था। उस इलाके की ज़मीन इस कदर हमवार थी कि मालूम होता था जैसे दूर दूर तक एक मुहीब सुहागा फेर कर सतह को हमवार किया गया हो। हद निगाह पे आतिशी रंग का सूरज ज़मीन से मिलने को तैयार खड़ा था। लाला, वो औरतें क्यों रो रही थीं? सरफराज ने पूछा। चक जो डूब रहा था, एजाज ने कहा। सरफराज 1 मिनट तक सोचता रहा, गोया समझ ना पा रहा हो। फिर वो रो क्यों रही थीं? उसने दोहरा कर पूछा। चक ज़मीन में दफन हो रहा था भाई, एजाज सब्र से बोला। एक बार गया तो गया, कुआं रहे ना रहे, सूख जाए, ईंटें उखड़ जाएं, चक फिर कभी दिखाई नहीं देता, जैसे कब्र में आदमी दफन हो जाता है। इस सवाल पर एजाज को दिल में ज़रा सी हैरत हुई। हाँ, उसने कहा, मगर वो तो लकड़ी का चक्कर ही था। सिर्फ लकड़ी का चक्कर ही नहीं था, एजाज ने कहा। इस पे दरख्तों के दरख्त लगे थे, ऐसे ऐसे दरख्त जो गाँव के सब लोगों से ज़्यादा उम्र रसीदा थे। लाला, कुछ देर बाद सरफराज ने पूछा, उम्र रसीदा क्या होते हैं? तुम अब 6ठे दर्जे में हो। उम्र रसीदा के मानी नहीं आते। उम्र रसीदा बड़ी उम्र के लोग होते हैं, बूढ़े लोग। जैसे अब्बा था। हाँ। फिर? सरफराज ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा। फिर सिर्फ औरतें क्यों रोती हैं? औरतों के दिल में इन बातों का दर्द होता है। चक के लिए औरतें ही रोती हैं। हमेशा रोती हैं? हाँ, जब मैं तेरी उम्र का था उस वक्त भी रोती थी। उस वक्त तुम कबीरे में थे लाला। हाँ, वहाँ तो सिख रहते थे, सरफराज ने कहा। फिर क्या हुआ? इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एजाज ने कहा। लोगों के हज़ारों साल पुराने रिवाज होते हैं। लाला, रिवाज क्या होते हैं? रस्में। कैसी रस्में? लेने देने की रस्में, रहने सहने की रस्में, एजाज ने जवाब दिया। उनके सहारे लोग ज़िंदगियाँ गुजारते हैं। सिक्कों की भी रस्में होती हैं, और नहीं तो क्या? एजाज उसके बच्चगाना सवालों से कुछ चिढ़ता जा रहा था। अब सपहर के वक्त का बोझ उसके जहन पर दोबारा चढ़ता आ रहा था। वो हवेली शमशीर सिंह के बराबर से गुज़र रहे थे। ये 102 सफ़ा तक का हिस्सा है जो हमने अभी शेयर किया। ये कितनी खूबसूरत तहकीक और एक उस्तादों वाला अंदाज़ जो है लिखने का, उसे बयान करने का, बहुत खूब। तो इंशाल्लाह इसे जारी रखेंगे सफ़ा 103 से। खुश रहिए। हम सब की अल्लाह मुश्किलें आसान करे। शुक्रिया बहुत बहुत।